नमस्कार दोस्तों। हम सभी आइडियोलॉजीज को डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म। आइडियोलॉजीज को स्टार्ट करने से पहले हमने आइडियोलॉजी संबंधित कुछ बेसिक्स को कवर किया था, लेकिन अब कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी के बारे में। विभिन्न थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या है आइडियोलॉजी के बारे में, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट क्या है। आइडियोलॉजी को देखो आप दो टाइप से समझ सकते हो। पहला टाइप, आइडियोलॉजी एक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है। हर एक आइडियोलॉजी में हमने समझा लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन नेचर क्या है, सोशलिज्म के हिसाब से ह्यूमन नेचर क्या है, लिबरलिज्म के हिसाब से स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, उसी प्रकार से सोशलिज्म के हिसाब से स्टेट का क्या रोल होना चाहिए। यानी आइडियोलॉजी हमें रियलिटी के बारे में बताती है। आइडियोलॉजी हमारे लिए एक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करती है। तो ये पहला तरीका है आइडियोलॉजी को समझने का। दूसरा तरीका, आइडियोलॉजी एक बेस का काम करती है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। जैसे देखो, मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है वो रेवोल्यूशन लाने की बात कहती है। उसी प्रकार से फासिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कहती है मासेस को आप सिर्फ और सिर्फ ओबे करो लीडर को, क्योंकि लीडर एक सुपरमैन की तरह है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। यानी विभिन्न आइडियोलॉजीज जो हैं अपने अपने आइडियाज़ के आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और रियलिटी को शेप करना चाहती हैं। तो इसी वजह से आइडियोलॉजीज के बीच कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, कैपिटलिज्म के हिसाब से वर्ल्ड व्यू अलग है, सोशलिज्म के हिसाब से वर्ल्ड व्यू ठीक विपरीत है। तो इसलिए दोनों आइडियोलॉजीज के बीच कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से फासिज्म का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है दूसरी आइडियोलॉजीज के साथ। कन्फ्लिक्ट आप समझ गए ना, क्योंकि देखो एक आइडियोलॉजी ये कहती है पॉलिटिकल सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, सोसाइटी को ऐसे गवर्न करो। दूसरी आइडियोलॉजी कहती है स्टेट होना ही नहीं चाहिए, सोसाइटी को आप इस प्रकार से गवर्न करो। एक आइडियोलॉजी कहती है समाज में जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरी आइडियोलॉजी कहती है नीड के आधार पर होना चाहिए। तो अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं विभिन्न आइडियोलॉजीज़ के। तो इसलिए टकराव हो जाता है आइडियोलॉजीज़ के बीच। नेक्स्ट देखो, आइडियोलॉजी टर्म को काफ़ी बार दूसरी टर्म्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आइडियोलॉजी को रिलीजन के साथ कंफ्यूज किया जाता है, प्रोपगेंडा के साथ कंफ्यूज किया जाता है, पॉलिटिकल कल्चर के साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सकती है आइडियोलॉजी और रिलीजन के बीच क्या डिफरेंस है। देखो, वैसे ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है। आइडियोलॉजी भी अपने फॉलोअर्स को एक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करती है, यानी दुनिया को देखने का नज़रिया देती है। कोई भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सब कहते हैं ह्यूमन नेचर इस प्रकार का है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है। हर एक आइडियोलॉजी अपने अपने फॉलोअर्स को एक वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करती है, दुनिया को देखने का नज़रिया देती है। उसी प्रकार से रिलीजन भी यही करता है। हर एक रिलीजन अपने फॉलोअर्स को दुनिया को देखने का नज़रिया देता है। हर एक धर्म बताता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों का पर्पस है, आइडियोलॉजी का भी रिलीजन का भी, वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करना अपने फॉलोअर्स को। लेकिन देखो, धर्म जो है यानी रिलीजन जो है वो आता है स्पिरिचुअल स्फीयर में। यानी धर्म तो काइंड ऑफ एक आध्यात्मिक चीज़ हो गई ना, और दूसरी तरफ आइडियोलॉजी जो है वो आती है सेकुलर स्फीयर में। धर्म से नहीं जोड़ सकते हम आइडियोलॉजी को, ये सेकुलर स्फीयर में आती है आइडियोलॉजी। लेकिन काफ़ी बार आइडियोलॉजी अपने फॉलोअर्स के लिए सेकुलर रिलीजन का फॉर्म ले लेती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्क्स के फॉलोअर्स भगवान मानने लग गए थे और वो मार्क्सिज्म को अपना धर्म मानने लग गए थे। समझ गए? अब फिर से बोलता हूँ, अब आप रिलेट कर पाओगे। काफ़ी बार आइडियोलॉजी जो है वो अपने फॉलोअर्स के लिए सेकुलर धर्म का रूप धारण कर लेती है। फॉर एग्जांपल, मार्क्सिज्म धर्म बन गया और मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं वो मार्क्स को भगवान मानने लगे। हमारे समय में देखो क्या हुआ है, डिफरेंस जो है स्पिरिचुअल के बीच और सेकुलर के बीच काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल देखो नई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इमर्ज होकर आई हैं। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, किसी रिलीजन के फंडामेंटल्स पर फोकस किया जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आइडियोलॉजी में। तो इस प्रकार की जो आइडियोलॉजीज हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, धर्म क्या है या फिर आइडियोलॉजी क्या है। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट समझा आइडियोलॉजी और रिलीजन के बीच डिफरेंस का। कई
अलग एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए। अगर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस भी बता सकते हो और नए एस्पेक्ट्स भी बता सकते हो। इसके बाद बात आती है आइडियोलॉजी और प्रोपगेंडा के बीच क्या डिफरेंस है। प्रोपगेंडा देखो कुछ नहीं होता, प्रोपगेंडा तो सिर्फ मिथ होता है। प्रोपगेंडा शॉर्ट टर्म तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। आइडियोलॉजी में थोड़ा आप कह सकते हो आइडियोलॉजी एज कंपेरिजन टू प्रोपगेंडा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होती है। मकसद दोनों का सेम होता है। प्रोपगेंडा का मकसद भी पावर को एक्वायर करना होता है, आइडियोलॉजी का मकसद भी पावर को एक्वायर करना होता है। लेकिन प्रोपगेंडा में रीजंस नहीं होते, लॉजिक नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मिथ होते हैं। आइडियोलॉजी में रीजंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होते ही नहीं है, मतलब हो भी सकते हैं कहीं कहीं आइडियोलॉजी में लॉजिक, रीजंस और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आइडियोलॉजी और प्रोपगेंडा के बीच। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल कल्चर के बीच क्या डिफरेंस है। कल्चर देखो एक ब्रॉड टर्म है। कल्चर कैसा भी हो सकता है, इकोनॉमिक कल्चर, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर। तो मान लीजिए ये कल्चर है, तो पॉलिटिकल कल्चर पार्ट है कल्चर का। कल्चर के अंदर और भी काफ़ी सारी डायमेंशन हो सकती है, इकोनॉमिक कल्चर, सोशल कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर इज पार्ट ऑफ कल्चर। हमारे देश में आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल कल्चर पिछले काफ़ी सालों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हुआ है। यानी लोग घरों से बाहर निकलते हैं और वोट करते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट है। इंडिया में आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इस इन्वायरमेंट में विभिन्न आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जा सकता है विभिन्न लोगों के द्वारा, लेकिन एक कंडीशन पे, कोई भी आइडियोलॉजी हमारे देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर संविधान को वायलेट नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई आइडियोलॉजी को हमारे देश में फॉलो नहीं करने दिया जाता लोगों को, जो कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी या फिर संविधान की वैल्यूज़ को वायलेट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियोलॉजी के ओरिजिन के बारे में। याद कीजिए ये हमने डिस्कस किया था शुरुआत में। आइडियोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले वर्ड दिया गया था आइडियोलॉजी काउंट डी ट्रेसी के द्वारा। काउंट डी ट्रेसी फ्रेंच थिंकर हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के कंटेम्प्रेरी थे। काउंट डी ट्रेसी एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहली बार आइडियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा आइडियोलॉजी इज इक्वल टू साइंस ऑफ आइडियाज़। मकसद क्या था, मतलब काउंट डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किस लिए किया, उनका क्या मकसद था आइडियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल करने से। देखो काउंट डी ट्रेसी साइंस ऑफ आइडियाज़ को डेवलप करना चाहते थे। वो चाहते थे आइडियाज़ के पीछे जो साइंटिफिक बेसिस हैं उसे समझा जा सके। मतलब आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, कैसे सच को डिस्टोर्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहते थे ट्रेसी, ताकि ये पता लग सके कि कैसे सच को डिस्टोर्ट किया जाता है और जो ट्रू आइडियाज़ हैं उनको फॉल्स आइडियाज़ से अलग किया जा सके और ट्रू आइडियाज़ के बेसिस पे सोसाइटी का निर्माण हो सके। तो ये पर्पस था ट्रेसी का। लेकिन देखो आइडियोलॉजी कभी भी साइंटिफिक करैक्टर नहीं हासिल कर सकी। हर एक आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म के फॉलोअर ये कहते हैं मार्क्सिज्म जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, जबकि लिबरलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है। उसी प्रकार से लिबरलिज्म के फॉलोअर ये कहते हैं लिबरलिज्म एक साइंटिफिक अप्रोच है और मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है। यानी हर एक आइडियोलॉजी खुद को साइंटिफिक बताता है और दूसरे को आइडियोलॉजी बताता है, लेकिन वास्तव में आइडियोलॉजी कभी साइंटिफिक करैक्टर हासिल कर ही नहीं पाई, यानी न्यूट्रल कभी नहीं रही आइडियोलॉजी। तो इस प्रकार से हमने आइडियोलॉजी के ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं आइडियोलॉजी के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात आती है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की। मार्क्स आपको याद होगा बोलते हैं आइडियोलॉजी इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ये भी कहा करते थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी सब चीज़ें फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी, स्टेट, मीडिया, ये सब सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मार्क्स ये भी कहते थे मार्क्सिज्म जो है वो एक साइंस है और लिबरलिज्म ये एक आइडियोलॉजी है। मतलब देखो जो काउंट डी ट्रेसी चाहते थे कि आइडियोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ आइडियाज़ डेवलप किया जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
आइडियोलॉजी और साइंस दोनों अपोजिट टर्म्स हो गई। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर देखो व्यू है लेनिन का और उसके बाद व्यू है ग्राम्स्की का। लेनिन के हाथों में जब मार्क्सिज्म आया तो लेनिन ने क्या कर दिया, लेनिन ने कहा कि मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसकी आवश्यकता है वर्किंग क्लास के लोगों को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मार्क्स कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है और जो मार्क्सिज्म है वो एक साइंस है। जब मार्क्स जिंदा थे ना उस समय तक मार्क्सिज्म डेवलप ही नहीं हुआ था, मार्क्स के सिर्फ आइडियाज थे। जब मार्क्स की डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बहुत साल बाद मार्क्सिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो मार्क्स कहा करते थे मेरे जो आइडियाज हैं वो काइंड ऑफ साइंटिफिक हैं और दूसरी थ्योरीज आइडियोलॉजी हैं। लेकिन लेनिन के हाथों में जब मार्क्सिज्म आया तो लेनिन ने कहा कि नहीं, मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है और मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी की आवश्यकता है वर्किंग क्लास के लोगों को। लेनिन ने यह भी कहा कि मिडिल क्लास के लोग और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग इस आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करेंगे ताकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए। तो ये लेनिन का रोल रहा आइडियोलॉजी से संबंधित। बात करते हैं ग्राम्स्की की। ग्राम्स्की ने, आपको याद होगा, कंसेप्ट दिया था हेगमनी का। ग्राम्स्की कहते हैं लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो एक हेगमनी है और जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है वो एक काउंटर हेगमनी है। अगर हेगमनी को खत्म करना है तो काउंटर हेगमनी इस्टेब्लिश करनी ही होगी। तो ये पॉइंट जरूर कोट कीजिएगा। ग्राम्स्की के अनुसार लिबरलिज्म एक हेगमनी है और मार्क्सिज्म एक काउंटर हेगमनी है। ग्राम्स्की ने कहा मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है सब अल्टरन क्लास की। सब अल्टरन क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हमने ग्राम्स्की के बारे में डिस्कस किया था। याद कीजिए क्या मतलब है सब अल्टरन क्लास का। ग्राम्स्की ने यह कहा था समाज के जो सारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल पीजेंट्स, वुमन, वर्किंग क्लास, इन सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए, एक अलायंस बनाना चाहिए कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए और उस अलायंस को कहा जाएगा सब अल्टरन क्लास। नेक्स्ट हम जानते हैं नॉन मार्क्सिस्ट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव। पहले बात करते हैं कार्ल पॉपर की। कार्ल पॉपर को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इनकी बुक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड हिज एनमीज। कार्ल पॉपर कहते हैं मार्क्सिज्म जो है वो एक क्लोज सिस्टम है। कार्ल पॉपर की फेमस बात आपको याद होगी। कार्ल पॉपर कहते हैं प्लेटो, हीगल, मार्क्स, ये सब लोग जो हैं वो ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। कार्ल पॉपर के द्वारा एक कंसेप्ट दिया जाता है, कंसेप्ट ऑफ फाल्सिफिकेशन। इस कंसेप्ट के बारे में आपको बताता हूं। फाल्सिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है। देखो, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक थ्योरी है। कार्ल पॉपर कहते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन सी थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी है, फाल्सिफिकेशन एक क्राइटेरिया है। कार्ल पॉपर कहते हैं सोशल स्फीयर में नेचुरल साइंस की तरह साइंटिफिक थ्योरीज नहीं होती। अगर देखो सोशल स्फीयर में कोई थ्योरी वेरिफिकेशन के लिए ओपन है, एग्जामिनेशन के लिए ओपन है, तो इसका मतलब वो थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी है। किसी थ्योरी को वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, क्या गलती है उस थ्योरी में, इस प्रोसेस को कहा जाता है फाल्सिफिकेशन। तो देखो, कार्ल पॉपर हीगल को, प्लेटो को, मार्क्स को ओपन सोसाइटी का दुश्मन इसलिए बताते हैं, ये लोग कहते हैं हमारे आइडियाज सच हैं, यही फाइनल है, कुछ एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मार्क्सिज्म जो है वो एक क्लोज सिस्टम है, किसी प्रकार का वेरिफिकेशन अलाउ नहीं करता मार्क्सिज्म। तो इसका मतलब मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो एग्जामिनेशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए ओपन नहीं है, इसलिए साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। कार्ल पॉपर ये भी कहते हैं साइंटिफिक आइडिया इमर्ज हो सकता है सिर्फ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। क्यों? क्योंकि देखो, लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। तो जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा वहीं पर तो साइंटिफिक आइडिया इमर्ज होगा ना, कुछ भी कहने की आज़ादी होगी, किसी भी थ्योरी को वेरीफाई करने की आज़ादी होगी। जबकि अगर कोई सोसाइटी क्लोज सोसाइटी होगी जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो वहाँ पे साइंटिफिक आइडिया कैसे इमर्ज होगा। तो ये हमने व्यूज़ जाने कार्ल पॉपर के। अब नेक्स्ट व्यू है हन्ना आरेंट के। हन्ना आरेंट देखो सिंपल एक बात बोलती हैं, आइडियोलॉजी और टेरर दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं टोटलिटेरियन स्टेट्स में, लोगों के मन में डर कायम करने के लिए, पावर पर कब्जा जमाए रखने के लिए। तो हन्ना आरेंट के हिसाब से
आइडियोलॉजी और टेरर ये दोनों टूल हैं टोटलिटेरियन स्टेट्स के। फॉर एग्जांपल जर्मनी में किस प्रकार से आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इवन इटली में भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और पावर पे कब्जा करने के लिए। तो ये हमने जाने हन्ना अरेंट के व्यू। नेक्स्ट देखो, तीसरे नंबर पे व्यू है कार्ल मैनहाइम का। कार्ल मैनहाइम की बुक का नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इनके द्वारा कंसेप्ट दिया गया था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का। इन्होंने कहा हर एक आइडिया के पीछे एक सोशल बैकग्राउंड होता है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार्ल मैनहाइम के द्वारा बोला गया हर एक नॉलेज के पीछे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी हर एक आइडियोलॉजी जो है वो किसी ना किसी क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिज्म भी एक आइडियोलॉजी है जो किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो है वर्किंग क्लास। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, कार्ल मैनहाइम की बुक का नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इन दो टर्म्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं कार्ल मैनहाइम। आइडियोलॉजी और यूटोपिया के बीच डिफरेंस क्या है आप बताइए। यूटोपिया का क्या मतलब है? यूटोपिया वर्ड को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जैसे प्लेटो के आइडियाज़ को यूटोपिया माना जाता है। यूटोपिया का मतलब है एक ऐसी काल्पनिक सिचुएशन या फिर काल्पनिक जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अति उत्तम होगा। उस चीज़ को या फिर उस जगह को, उस कंडीशन को कहा जाता है यूटोपिया। जैसे प्लेटो कहा करते थे फिलोसफर किंग अगर आ जाता है, फिलोसफर किंग का रूल अगर इस्टाब्लिश होता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा। उसी प्रकार से मार्क्स बोलते हैं कम्युनिज्म इस्टाब्लिश हो गया तो सब कुछ परफेक्ट स्टेट में आ जाएगा। यानी कम्युनिज्म जो है वो यूटोपिया है काइंड ऑफ। तो अब बात करते हैं डिफरेंस की, आइडियोलॉजी और यूटोपिया के बीच क्या डिफरेंस है। कार्ल मैनहाइम ये बोलते हैं आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है रूलिंग क्लास के द्वारा या फिर डोमिनेंट क्लास के द्वारा। आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन को। आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है डोमिनेंट क्लास के लोगों के द्वारा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। कार्ल मैनहाइम के द्वारा कहा जाता है लिबरलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है। अब बात करते हैं यूटोपिया की। यूटोपिया के बारे में क्या बोलते हैं कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम ये बोलते हैं मार्क्सिज्म जो है वो एक यूटोपिया है। मार्क्स वर्किंग क्लास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं अगर कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होगा तो वो एक परफेक्ट सोसाइटी होगी, वहाँ पे मैन एलिनेटेड नहीं होगा, सबको जरूरतों के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी, कोई एक्सप्लॉइटेड नहीं होगा, किसी का अत्याचार नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, किसी पे अत्याचार नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं मार्क्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो उन्हें एक काल्पनिक सिचुएशन के ख्वाब दिखाए जाते हैं मार्क्स के द्वारा। तो इसीलिए मार्क्सिज्म जो है वो एक यूटोपिया है। सिंपल शब्दों में हम अगर कहें, वो क्लास जिसे एक्सप्लॉइट किया गया है उस क्लास की आइडियोलॉजी को यूटोपिया का नाम दिया जाता है कार्ल मैनहाइम के द्वारा। फिर से बोलता हूं, वो क्लास जिसे एक्सप्लॉइट किया गया है यानी एक्सप्लॉइटेड क्लास की आइडियोलॉजी को यूटोपिया का नाम दिया जाता है कार्ल मैनहाइम के द्वारा। जैसे वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया गया है, वर्किंग क्लास की आइडियोलॉजी क्या है मार्क्सिज्म, उसको नाम दिया जाता है यूटोपिया कार्ल मैनहाइम के द्वारा। कार्ल मैनहाइम ये बोलते हैं इवन यूटोपिया इज नॉट बैड, मतलब यूटोपिया अपने आप में खराब चीज़ नहीं है। यूटोपिया की सहायता से आप किसी मोटिवेट कर रहे हो एक्शन लेने के लिए तो ये एक खराब चीज़ नहीं है। कार्ल मैनहाइम कहते हैं यूटोपिया इज नॉट बैड, ये एक्सप्लॉइटेड क्लास के लिए इंस्पायरेशन का काम करता है। नेक्स्ट व्यू है माइकल ओक्सफोर्ड का। ये न्यू कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। इनका मानना है मैन की रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हम ये दावा कभी नहीं कर सकते कि हमें पूरे सच का पता लग गया है। इनके अनुसार जो रियल वर्ल्ड है पॉलिटिक्स का रियल वर्ल्ड एक बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी की तरह है, यानी एक ऐसा समुद्र जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है और जिसका कोई बॉर्डर भी नहीं है। रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा है, यानी हम कंप्लीट रियलिटी कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए आइडियोलॉजी जो ये दावा करती है कि रियलिटी ये है, माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना है रियलिटी की खोज करना ही व्यर्थ है, रियलिटी को हम कभी नहीं समझ सकेंगे।
तो आइडियोलॉजी जो कहती है कि रियलिटी ये है, वो सब ढोंग करती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, असली रियलिटी हमें कभी पता ही नहीं लगती, क्योंकि रैशनैलिटी मैन की लिमिटेड है। तो ये हमने जाने माइकल ओक्सफोर्ड के व्यू। लास्ट पर्सपेक्टिव है आइडियोलॉजी के बारे में पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से। कल हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव को। लियोटार्ड के द्वारा कंसेप्ट दिया जाता है, ये कहते हैं आइडियोलॉजी मेटा नरेटिव है। फूको डिस्कोर्स के कंसेप्ट को देते हैं, डेराइडा देते हैं कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। तो इन सब के व्यूज आप लिख सकते हो क्या इनके द्वारा बोला गया है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो कंक्लूजन देखो हम यही निकाल सकते हैं, आइडियोलॉजी जो है एक कंटेस्टेड सब्जेक्ट है, अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं आइडियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट देखो आइडियोलॉजी से संबंधित हमारा लास्ट टॉपिक आता है एंड ऑफ आइडियोलॉजीज डिबेट। देखो एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस जो है वो इमर्ज होके आई 1950s में, 1960s में। एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस को प्रेजेंट किया गया था कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलर के द्वारा। हालांकि देखो इस थीसिस को बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिले एकेडमिक्स की दुनिया से, मतलब एकेडमिक्स में जो प्रोफेसर्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं उन्होंने ज़्यादा माना नहीं इस थीसिस को, एंड ऑफ आइडियोलॉजीज थीसिस को। आइडिया है क्या? देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार स्टार्ट होता है, और कोल्ड वार में आपको पता है दो ग्रुप्स के बीच, यानी एक तरफ यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज थे, दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाई कंट्रीज थे। तो दोनों ग्रुप्स के बीच जो फाइट चल रही थी, फाइट का एक एलिमेंट आइडियोलॉजिकल बैटल भी था। काइंड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाई कंट्रीज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो उस समय आइडियोलॉजिकल बैटल देखने को मिल रहा था। तो 1950s में 60s में वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ थिंकर्स ने बोला कि ये आइडियोलॉजिकल बैटल जो है वो अब अपनी रेलेवेंस खो चुका है। क्या आर्गुमेंट्स दिए वेस्टर्न कंट्रीज के थिंकर्स ने? वेस्टर्न कंट्रीज ने थिंकर्स ने बोला कि देखो कोई भी स्टेट हो, ईस्ट का स्टेट हो या वेस्ट का स्टेट हो, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में से कोई देश हो या फिर यूएसएसआर का साथी कोई देश हो, दोनों तरह के देश सिमिलर तरह के डेवलपमेंट से होके गुजरते हैं। सिमिलर तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, सिमिलर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट का तरीका सेम है वेस्ट का भी ईस्ट का भी। एग्जाम्पल भी देते हैं सेकुलर्स, चाहे देखो ईस्ट ब्लॉक का कोई देश हो या फिर वेस्ट ब्लॉक का कोई देश हो। ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक समझ गए ना? ईस्ट ब्लॉक मतलब यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथी कंट्रीज, और वेस्ट ब्लॉक मतलब यूएसए और यूएसए के साथी देश। ये जो थीसिस है उस समय प्रेजेंट की गई थी ना जब कोल्ड वार चल रहा था, तो उस लिहाज से उस कंटेक्स्ट में आप देखो इस थीसिस को। तो सेकुलर्स के द्वारा कहा जाता है कि चाहे कोई ईस्ट ब्लॉक का देश हो या फिर वेस्ट ब्लॉक का देश हो, दोनों देशों में ब्यूरोक्रेटिक या फिर टेक्नोक्रेटिक स्टेट इमर्ज होके आया है। देखो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बजाय के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और टेक्नोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। मान लीजिए इकोनॉमी संबंधी डिसीजंस लिए जाएंगे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, स्पोर्ट्स संबंधी डिसीजंस लिए जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। तो ऐसे स्टेट को कहा जाता है टेक्नोक्रेटिक स्टेट। तो वेस्टर्न सेकुलर्स ने बोला कि चाहे कोई ईस्ट ब्लॉक का देश हो या फिर वेस्ट ब्लॉक का देश हो, दोनों में ब्यूरोक्रेटिक स्टेट और टेक्नोक्रेटिक स्टेट इमर्ज होके आया है। दोनों ब्लॉक्स में डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है बजाय के पॉलिटिक्स में। और आपको याद होगा मार्क्सिस्ट सेकुलर्स के द्वारा बार बार ये बोला जाता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में चूंकि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और लेबर क्लास के लोगों के बीच, यानी शोषण हो रहा है लेबर क्लास के लोगों का। लेकिन एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस में आर्गुमेंट देते हुए सेकुलर्स ने कहा कि भैया वो पुरानी बात हो गई, अब वेस्टर्न कंट्रीज ने भी वेलफेयर स्टेट का मॉडल अपनाया है, लेबर क्लास के लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, यानी उनकी सिचुएशन भी अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कैपिटलिस्ट क्लास के बीच
और लेबर क्लास के बीच। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए गए सेकुलर्स के द्वारा एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस को साबित करने के लिए। अगर कुछ एक्सपोनेंट्स की हम बात करें कि इन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के पक्ष में बोला, प्रमुख एक्सपोनेंट्स हैं डैनियल बेल और एस.एम. लिपसेट। डैनियल बेल की बुक का नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इन्होंने देखो कहा था, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, अब पॉलिटिक्स जो है वो इररिलेवेंट हो गई है और इकोनॉमिक्स जो है वो फ्रंट सीट पर आ चुकी है। यानी अब सभी देशों के द्वारा इकोनॉमिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है बजाय के पॉलिटिक्स के। इसके बाद दूसरे मेन एक्सपोनेंट हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के एस.एम. लिपसेट। इनकी बुक का नाम है द पॉलिटिकल मैन। लिपसेट ने देखो ये सजेस्ट किया था, अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी अब क्लैरिटी आ चुकी है, लिबरल जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। मतलब अगर बेस्ट जिंदगी जीनी है तो आप अपने देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करो, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये बोला गया एस.एम. लिपसेट के द्वारा। इवन देखो रोस्टो ने भी समर्थन किया एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस का। रोस्टो ने कहा कोई भी देश हो, चाहे कम्युनिस्ट देश हो या फिर लिबरल स्टेट हो, हर एक देश की जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है। ये 5 स्टेजेस हैं। ये मेनली इकोनॉमी का कंसेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट नहीं है। बस आप कोट कर दीजिएगा रोस्टो को कि रोस्टो ने भी समर्थन किया था एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस का। रोस्टो ने कहा था हर एक देश की सोसाइटी, कोई भी देश हो, लिबरल देश हो या फिर कम्युनिस्ट देश हो, हर एक देश की सोसाइटी 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है और फिर आके डेवलपमेंट आती है। तो इस प्रकार से हमने उन आर्ग्यूमेंट्स की बात की जो दिए गए एंड ऑफ आइडियोलॉजी के समर्थन में, मतलब एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के समर्थन में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उनकी तो हमने बात कर ली। अब विरोध के आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। मेनली देखो जो सोशलिस्ट सेकुलर्स थे उनको ये आइडिया ज़्यादा पसंद नहीं आया। सोशलिस्ट सेकुलर्स का ये कहना था कि कुछ नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ सेकुलर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो इररिलेवेंट हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। C.W. मिल्स यानी C. राइट मिल्स सोशलिस्ट सेकुलर्स हैं, इनका कहना है वेस्टर्न कंट्रीज सेकुलर्स का ये दावा कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गई है, यानी वेलफेयर मॉडल की सहायता से लेबर क्लास की जो सिचुएशन है वो अपलिफ्ट हुई है। C.W. मिल्स का कहना है ये सब बातें गलत हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी लेबर क्लास की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच और लेबर क्लास के लोगों के बीच आज भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो इसलिए मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो आज भी रेलेवेंट है। ये सब बातें बोली गई C.W. मिल्स के द्वारा, यानी C. राइट मिल्स के द्वारा। इसके बाद एक सेकुलर हैं जिनका नाम है C.B. मैकफरसन। C.B. मैकफरसन के बारे में हम पढ़ेंगे जब डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। C.B. मैकफरसन ने ये कहा कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनइगैलिटेरियन हैं, मतलब इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, इसलिए आइडियोलॉजी आज भी रेलेवेंट है। ये बात बोली गई C.B. मैकफरसन के द्वारा। तीसरे नंबर पे व्यू है मैकेंटायर का। मैकेंटायर ने बोला कि देखो एंड ऑफ आइडियोलॉजी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी। मैकेंटायर ये कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, यानी वेस्टर्न कंट्रीज का जीने का जो तौर तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक आइडियोलॉजी है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के बारे में। देखो 50s में, 60s में, 70s में, 80s में एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा चलती रहती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर भी नहीं। जैसे ही कोल्ड वार समाप्त होता है, कोल्ड वार के बाद एक नया कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है एंड ऑफ हिस्ट्री। काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है डिफरेंस क्या है एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री के बीच। वैसे देखो दोनों का मकसद, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का मकसद भी और एंड ऑफ हिस्ट्री का मकसद, दोनों का मकसद था लिबरलिज्म को डिफेंड करना। एंड ऑफ आइडियोलॉजी एक प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से लिबरलिज्म को डिफेंड कर रहा था, जबकि एंड ऑफ हिस्ट्री सीधा सीधा डिफेंड करता है लिबरलिज्म को। एंड ऑफ हिस्ट्री में यह बोला जाता है डायलेक्टिक्स चल रहा था कोल्ड वार के दौरान। एक तरफ था थीसिस यानी लिबरलिज्म, दूसरी तरफ था एंटीथीसिस मतलब कम्युनिज्म।
बाद में सिंथेसिस में रिजल्ट क्या निकलता है? सिंथेसिस में रिजल्ट निकलता है लिबरलिज्म। यानी दोनों आइडियाज में से, लिबरलिज्म के आइडिया में से और कम्युनिज्म के आइडिया में से बेहतर आइडिया था लिबरलिज्म का आइडिया। लिबरलिज्म आगे जाता है और कम्युनिज्म का आइडिया पीछे रह जाता है, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलर्स ने बोला कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बैटल जीत गई है, यानी अब हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। मार्क्स बोला करते थे ना कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस तब खत्म होगी जब कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होगा और उस समय हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने मार्क्स के ही पॉइंट का सहारा लिया ये कहने के लिए कि कॉन्ट्राडिक्शंस अब खत्म हो चुकी है, अब एक ही आइडियोलॉजी जीती है और वो विनर हुई है, यानी हिस्ट्री का अब अंत हो चुका है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी में देखो ये कहा जाता है कि दोनों आइडियोलॉजी इररिलेवेंट हो गई हैं, मतलब रेलेवेंस है ही नहीं, ना तो लिबरलिज्म की ना ही कम्युनिज्म की। जबकि एंड ऑफ हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि सुपीरियरिटी इस्टाब्लिश हो गई है लिबरलिज्म की। कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो तो इररिलेवेंट हो गई है और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो जीत गई है। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी अब रिलेवेंट है, वो है लिबरलिज्म। यानी सुपीरियरिटी शो करता है एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस किसकी? लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की। तो ये डिफरेंसेस हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के बीच और एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस के बीच। तो इस प्रकार से हमने पूरी डिबेट को समझा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।